नमस्कार साथियों, वर्दी के सपनों की इस जंग में आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आज की ये हमारी दूसरी क्लास है और इन विशेष कक्षाओं का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य केवल यही है कि आपके मैथ को बेहतर बनाना है। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। बच्चों, कोई भी व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से नहीं हारता, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई कमजोरियों से हारता है। आज से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आपके मैथ को हर हाल में अच्छा बना दूंगा। आप मैथ में पारंगत हो जाएंगे और कभी भी मैथ का डर आपको नहीं सताएगा और आप अपनी मंजिल प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी वीडियो आएंगी वो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उन्हें सबसे पहले देख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से जो मैथमेटिक्स की एक क्रमबद्ध जो कक्षाएं शुरू हो रही हैं, इनमें सबसे पहले चूंकि हमने कल आप लोगों को अंकगणित का कुछ बेस समझाया था और आप लोग अंकगणित को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अंकगणित का मतलब है अंकों का गणित। अर्थात अगर आप अंकों का गणित पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले उन अंकों के बारे में, उन संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये किसका गणित है? अंकों का गणित है, संख्याओं का गणित है। किसका गणित है बच्चों? संख्याओं का गणित है। और इसीलिए संख्याओं की क्या उनके गुणधर्म हैं, संख्याओं के विभाज्यता के नियम क्या हैं, या संख्याओं का स्वरूप क्या है, या संख्याओं का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको संख्या पद्धति को पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए प्यारे बच्चों, आज से हम संख्या पद्धति की शुरुआत कर रहे हैं। किसकी शुरुआत कर रहे हैं बच्चों? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की आज से शुरुआत हो रही है। कॉपी कलम ले लीजिए और मन से, तन्मयता के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे दार्शनिक प्रणाली की। दार्शनिक प्रणाली बच्चों, ये दार्शनिक प्रणाली क्या है? हम और आप दैनिक जीवन में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, किन अंकों का प्रयोग करते हैं? दैनिक जीवन में किन अंकों का प्रयोग करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल कितने अंक हो गए बच्चों? 10 अंक। कितने अंक हैं? 10। तो इसी प्रणाली को बच्चे क्या कहा जाता है? दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है। दार्शनिक प्रणाली क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो 10 अंक होते हैं, दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत जो भी अंक हैं, इन अंकों से जो भी संख्याएं बनती हैं, उन संख्याओं में एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? इन अंकों से जो संख्याएं बनेंगी बच्चों, इनमें एक विशेषता पाई जाती है।
क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जब भी उस संख्या में दाहिनी तरफ से हम बाईं तरफ बढ़ेंगे, प्रत्येक अंक का मान 10 गुना बढ़ता चला जाता है। कितने गुना बढ़ता चला जाता है? 10 गुना बढ़ता चला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, 4 3 7 5, एक संख्या हमने ले ली, ठीक, 43 75। ये इकाई का स्थान है तो इसका मान 1 है, ठीक। ये दहाई का है तो इससे 10 गुना ये इसका मान बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। इसका मान कितना हो जाएगा? 100। इसका मान, इस स्थान का मान कितना हो जाएगा? 1000। मतलब क्या हुआ? आप देख रहे हैं कि इससे ये 10 गुना बढ़ गया, इससे ये 10 गुना बढ़ गया, इससे ये देखो 10 गुना बढ़ गया, है ना। तो सदैव दाहिनी तरफ से जैसे जैसे बाईं तरफ बढ़ेंगे, प्रत्येक अंक का मान, प्रत्येक स्थान का मान 10 गुना बढ़ता चला जाता है। लेकिन बच्चों, ये जो अंकों का मान होता है, किसी भी अंक का मान होता है, ये मान 2 प्रकार का होता है। किसी भी अंक का जो मान होता है बच्चों, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। किसी भी अंक का मान, ये बच्चों कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला प्रकार जो है इसका, वो किसी भी अंक का वास्तविक मान, वास्तविक मान। वास्तविक मान का मतलब है उस अंक का शुद्ध मान, इसको क्या कह सकते हैं? शुद्ध मान कह सकते हैं, या फिर आप इसको अंकित मान कह सकते हो, अंकित मान, या फिर बच्चों इसे जातीय मान कह सकते हैं, जातीय मान, ठीक है। तो किसी भी अंक का वास्तविक मान होता है जिसे शुद्ध मान कह सकते हैं, या उसे अंकित मान कहा जा सकता है, या फिर बच्चों जातीय मान कहा जा सकता है। इतनी चीज समझ में आ गई। दूसरी तरफ किसी भी अंक का स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान, ठीक है। ये जो स्थानीय मान होता है बच्चों, उस अंक के, जिस अंक का स्थानीय मान है, ये स्थानीय मान उस अंक के स्थान विशेष के कारण होता है, स्थान विशेष के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्थान विशेष के कारण। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि वो अंक अगर अपने स्थान को बदल लेता है, वो अंक अगर अपने स्थान को बदल देता है तो उसका मान भी बदल जाता है, उसका स्थानीय मान बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्थानीय मान जो है उस अंक के स्थान विशेष के कारण होता है, और स्थान बदल जाएगा तो उस अंक के स्थान का मान भी बदल जाएगा। लेकिन ये जो वास्तविक मान, शुद्ध मान या अंकित मान जो होता है, जातीय मान जो होता है, ये हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ठीक। लेकिन ये मान ये बदलता रहता है, ये बदलता रहता है, ठीक। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? ये स्थिर नहीं होता है, नहीं रहता है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कोई हमने संख्या ले ली 7 5 3 4, ये संख्या ले ली 75 34, ठीक। अब इसमें आप देखिए कि जैसे आपसे पूछा गया कि इस 3 का वास्तविक मान क्या है, तो वास्तविक मान हमने आपको बताया कि स्थिर रहता है, ये वही मान होता है। मतलब 3 का वास्तविक मान या शुद्ध मान या अंकित मान या जातीय मान क्या रहेगा? सदैव 3 रहेगा।
क्या रहेगा, सदैव 3 रहेगा। अगर इस 3 के स्थान को परिवर्तित कर दें, जैसे 3 यहाँ कर दें, 5 यहाँ कर दें, 4 यहाँ कर दें। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का वास्तविक मान या 3 का शुद्ध मान या अंकित मान या जातीय मान क्या होगा, तो प्यारे बच्चे फिर क्या होगा, 3 ही होगा। क्यों, हमने आपको बताया कि ये मान कभी भी बदलता नहीं है, ये स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अगर हम इन्हीं संख्याओं का 75, 34, यहां पर अगर हम आपसे कहें कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो प्यारे बच्चों 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 के उधर कितने अंक हैं, 1, तो 1 आपने 0 रख दिया, क्या मान हो गया, 30। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके स्थान को बदल दें, जैसे हमने लिखा 73, 54। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों इस 3 का स्थानीय मान क्या है, तो चूंकि इस 3 का स्थान बदल गया है और इसलिए इसका स्थानीय मान भी बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आपने इस 3 को लिख लिया और 3 के उधर कितने अंक हैं, 2, तो 2 बार आपने 0 लगा दिया। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर 3 का जो स्थानीय मान था वो 30 था और यहां पर इस संख्या में 3 का स्थानीय मान कितना है बच्चों, 30 है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी वास्तविक मान और स्थानीय मान की। लेकिन यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं उनको भी समझ लेते हैं। प्रश्न कुछ इस तरीके से आ सकता है, जैसे कोई भी आपको संख्या दे दी जाएगी, कोई भी संख्या दे दी जाएगी, जैसे 48, 13 और 57। ठीक, में 3 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। ठीक, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या लिखी हुई है वो कुछ इस प्रकार है और इसमें 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ लिया गया है। तो दोनों मान आपको पता है क्या, कि अगर हम इसका स्थानीय मान देखें, स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा, 3 और इसके इधर कितने अंक हैं, 2, तो 2 बार 0, 300 हो गया। लेकिन अगर हम 3 का जातीय मान देखें, जातीय मान तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 3 का जातीय मान 3 रहेगा। और अगर हम इनके अंतर की बात करें तो अंतर कितना हो जाएगा, 300 से आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 297। ये अंतर हो गया। यहां पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे यहां अंतर पूछ लिया, अगर आपसे योग पूछ ले, योग कितना होगा, तो आप योग बता देंगे। ठीक, आपसे उसका गुणनफल पूछ ले, गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 यानी 900। आपसे भागफल पूछ ले, भागफल कितना हो जाएगा, तो 300/3 यानी कि 100। ठीक, यहां से आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप करके बताइए जरा, कि अगला क्वेश्चन दिया गया है 2349 में 2 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में या के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा, बताओ बच्चे क्या होगा, कितना हो जाएगा। यहां पर जो संख्या दी गई है क्या दी गई है, 2349। ठीक, अब 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2000, क्योंकि 2 के बाद ये 3 अंक हैं, 3 0 बढ़ा दिए। और जो जातीय मान वो कितना हो जाएगा, 2, और दोनों का गुणनफल बच्चे कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
तो यहाँ से स्थानीय मान और जातीय मान से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट। इसके बाद हम कुछ संख्याओं के प्रकार को समझेंगे। संख्याओं के प्रकार, आखिर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं का वर्गीकरण किस तरीके से होता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। बच्चों, संख्याओं का प्रयोग भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से होता है और इनमें सबसे पहले हम परमेय संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर ये परमेय संख्याएं क्या होती हैं। और यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है प्रश्न करने में। तो आखिर ये परमेय संख्याएं होती क्या हैं? बच्चों, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या अगर उस संख्या को हम अंश और हर के रूप में अगर हम उसे लिख सकें तो वो परमेय है। अगर वो संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जा सके तो वो क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन शर्त ये है कि अंश और हर ये दोनों बच्चों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक, पूरे अंक होने चाहिए। ठीक है। और जो हर होता है, हर, ये प्यारे बच्चों, ये हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर इज नॉट इक्वल टू 0। हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर हर 0 हो जाएगा तो फिर वो संख्या परमेय संख्या नहीं रह जाएगी। आखिर क्यों? बच्चों, किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या है, अगर हम उसमें हर में 0 रख देते हैं, अर्थात किसी संख्या को हम 0 से भाग लगा देते हैं, तो उसका जो मान आता है, जो परिणाम आता है, वो क्या आता है? क्या आता है बच्चों? अनंत आता है। और जब परिणाम अनंत आएगा तो वो परमेय संख्या नहीं हो सकती है और उसको अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और इसीलिए ये कहा गया कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो सकता है, अंश जो है बच्चों वो 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी अंश में किसी भी संख्या से आप भाग लगाओगे, अगर अंश 0 है और उसमें किसी संख्या से भाग लगाओगे तो इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। अर्थात जो शून्य है वो परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आई? तो कोई भी संख्या जिसे आप P और Q के अपान में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या P अपान Q अर्थात अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है, तो वो क्या है? वो क्या है? वो परमेय संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे 1/3 ये परमेय है, ठीक, 2/3 लिख दिया, परमेय है, -4/5 लिख दिया, परमेय है, 0 परमेय है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या हो, पहली चीज,
कोई भी बच्चों ऋणात्मक संख्या हो, ठीक, शून्य है, शून्य शून्य, ठीक, कोई भी सम संख्या, कोई भी विषम संख्या, कोई भी भाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या, ये बच्चों सभी क्या होती हैं, क्या होती हैं, ये सभी परमेय संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 1/2, अगर बच्चों इस 1/2 को हम दशमलव के रूप में बदलें तो क्या आ जाएगा? दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 0.5। इसके आगे नहीं कटेगा क्योंकि पूर्ण रूप से ये कट चुका है। मतलब ये कैसा है? ये बच्चों शांत दशमलव हो गया, मतलब ये पूर्ण रूप से कट गया, अब आगे नहीं कटेगा, मतलब ये शांत हो गया है। कैसा हो गया? शांत हो गया। तो जब शांत हो गया तो इसे शांत दशमलव बोलोगे। क्या बोलोगे? शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें 1/3, और जब बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, फिर जीरो बढ़ा लिया, 3 त्रिका 9, फिर से 1 बचा, फिर जीरो बढ़ा लिया, फिर डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है ये शांत नहीं होगा, ये आगे लगातार उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। मतलब वही संख्या बार बार आती चली जाएगी, वही अंक बार बार आता चला जाएगा। इसका मतलब है ये कैसा है? अशांत है। कैसा है बच्चों? ये कैसा है? ये अशांत है, अशांत, लेकिन वही अंक बार बार आ रहा है, इसलिए ये आवर्ती है। आवर्ती मतलब अशांत आवर्ती दशमलव, दशमलव। क्यों? क्योंकि वही अंक बार बार आ रहा है, इसलिए आवर्ती है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 1/7, इसको डिवाइड करो, जीरो, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 7 एकम 7, ठीक। कितना बचा? 3, 3 पर फिर जीरो बढ़ाया, 30 हो गया। 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2, 2 पर फिर जीरो बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 20, और 20 में 7 से फिर भाग लगाओगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6, 6 पर फिर जीरो बढ़ाओगे तो हो गया 60, और 60 में फिर 7 से भाग लगाओगे तो 7 अट्ठे 56, फिर बचा कितना? 4, 4 पर फिर जीरो बढ़ाया, फिर बन गया 40, और 40 में भाग लगाया 7 का तो 7 पना 35, ठीक। फिर से 5 बचा, 5 पर फिर जीरो बढ़ाया, 50 हो गया, 50 में फिर 7 से भाग दिया तो 7 सत्ते 49, और फिर 1 आ गया। मतलब फिर से यही वाली संख्या पुनः फिर रिपीट होने लगेगी, 1 4 2 8 5 7, आगे फिर रिपीट हो जाएगी। मतलब ये बच्चों ये है तो अशांत। कैसा है? अशांत है, ठीक, अशांत। और ये अंक बार बार आ रहे हैं तो ये भी आवर्ती दशमलव है। कैसा है? अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। ये चीज बच्चों हमने आपको क्यों बताई? क्योंकि जो भी शांत दशमलव हैं, जो भी अशांत आवर्ती दशमलव हैं, ये सभी बच्चों क्या होते हैं? परमेय संख्या होते हैं। यहां लिख लीजिए, अर्थात शांत दशमलव और अशांत
आवर्ती दशमलव, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन बच्चों, अगर अशांत दशमलव है लेकिन वो आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, अंक आगे जो भी आ रहे हैं वो सब बदलते चले जा रहे हैं, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद ये नोट कर लिया। इसके बाद कुछ ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर हैं, जैसे अंडर रूट 2 या अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, आप देख रहे हैं जो भी संख्याएं अंडर रूट के अंदर हैं, अगर उनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, और अगर उनका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आता है तो फिर वो परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। 9 का वर्गमूल लेंगे 3 हो जाएगा। अर्थात 2 और 3 आप देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्ण अंक हैं, ठीक। और इसलिए ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या है और उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में आता है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक। इसके बाद यहां से परिमेय संख्याओं से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। पहला प्रश्न किस तरीके से बनेगा कि आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी और आपसे ये कहा जाएगा कि ये बताइए इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, ठीक। परिमेय संख्या छांटने के लिए आपसे कहा जा सकता है। जैसे कुछ संख्याएं दी गई हैं, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों कौन सी हो जाएगी। आपको हमने बताया कि अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या है उसका अगर वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में आता है तो वो परिमेय संख्या होगी। तो जरा इनमें आप देख लीजिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। अंडर रूट 3 का वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में नहीं मिल रहा है, अंडर रूट 11 का नहीं मिल रहा है, 13 का नहीं मिल रहा है। केवल एक संख्या ये ऐसी है जिसका वर्गमूल 3 होता है और ये पूर्ण संख्या है, अर्थात अंडर रूट 9 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। दूसरी टाइप का प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 2 व 3 के बीच के ठीक बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई भी 2 संख्याएं आपको दे दी जाएंगी और उनके ठीक बीच की परिमेय संख्या आपसे पूछी जाएगी। आप कैसे निकालोगे इसको। प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या आपसे पूछी जा रही है तो दोनों को आप लिख लीजिए, इनको जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दो। कितना आ गया, 5/2। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक। दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या होगी
अर्थात जिस तरीके से आप औसत निकालते हैं कि दोनों को जोड़ करके जो बीच की संख्या होती है उसको निकाला जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप दोनों को जोड़िए, बटे 2 कर दो, तो आपकी ये बीच की संख्या निकल आएगी, अर्थात बीच की परमेय संख्या निकल आएगी। ठीक है, देखिए किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनेकों अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, तो आप सभी परमेय संख्याओं को निकालने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि नोट करके आप लिख लीजिए, यहां पर नोट करके आप लिख लो कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आपसे अगर ठीक बीच की पूछी जाए तो आप निकाल लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिया जा सकता है। 3 और 4 के बीच परमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक, यहां पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन 5/4, दूसरा 7/4 और तीसरा है 9/4 और डी ऑप्शन दिया गया है 10/3। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक, इनमें से आपको छांटना है। तो आपने ये देखा कि बीच की परमेय संख्या पूछी गई, तो हो सकता है कि आप इन दोनों को जोड़ दें। चलो जोड़ लो, बटे 2 कर लो, कितना आ गया 7/2। क्या ऑप्शन में कहीं पर भी 7/2 है? क्या है? नहीं है, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आपसे ठीक बीच की पूछी जाए, ठीक बीच, ये शब्द आप याद रखिए, ठीक बीच की पूछी जाए तभी ये आप सूत्र लगाइए और ठीक बीच की निकल आएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या पूछा? बीच की परमेय संख्या, और बीच की परमेय संख्या तो कोई भी हो सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, सदैव आप एक काम करिए कि इन्हें दशमलव के रूप में डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक, जैसे हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर रहे हैं 10/3, तो 3 त्रिका 9, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9। आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वो 3 और 4 के बीच की है, 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 और 4 के बीच की है, अर्थात 3 और 4 के बीच की परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10/3। ठीक है, इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 और 4 के बीच में इनका मान नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके आप ऑप्शन को पहचान कर अपना आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इतनी चीज समझ में आ गई। अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन और आप करके बताइए जरा, 1/2 और 1/3 के बीच के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ फटाफट करके। तो 1/2 और 1/3 को जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा? एलसीएम 6 हो जाएगा, ऊपर 5/2 बराबर कितना आ जाएगा? 5/12। ये बात समझ में आ गई। ठीक, इसको हमने सॉल्व कर दिया। 3 एकम 3, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2, 1/3, एलसीएम कितना हो गया? 3 दूनी 6। अब 3 का यहाँ गुणा करो, 3, 2 का यहाँ कर दो, 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा? 5/6। तो इसी को हमने यहाँ लिख दिया 5/6। और जब
आप देखिए इसके बटे में हमने 2 किया और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/12। ठीक, ये हो गई परमेय संख्याओं की बात। अगर हम अपरमेय की बात करें तो जो अपरमेय संख्याएं होती हैं, अपरमेय संख्याएं, बच्चों ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में न लिख सकें, या वे सभी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में न लिखी जा सकें, वो क्या है? अपरमेय हैं। भाई ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश अपान हर के रूप में न लिखा जा सके क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, और यहां शर्त एक है कि अंश और हर, हमने आपको बताया कि ये पूर्णांक होना चाहिए। परमेय में क्या बताया था? ये पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? ये पूर्णांक न हो। अगर अंश या हर में से इनमें कोई भी एक आपको पूर्णांक नहीं मिलेगा, पूरा अंक नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या होगी? अपरमेय होगी। और यहां पर भी जो हर है वो 0 के बराबर, आपको यहां पर हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, दोनों कंडीशन में, चाहे अपरमेय हो चाहे परमेय हो, हर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेय में ये दोनों पूर्णांक थे और यहां पर हर और अंश में से कोई एक आपको पूर्णांक नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए जो भी संख्याएं, जिन संख्याओं का दशमलव रूप अगर अशांत है और वो आवर्ती नहीं है तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी? वो भी अपरमेय होंगी। इस चीज को लिख लो, नोट। संख्याओं का दशमलव रूप अगर सीमित नहीं है, अशांत है और आवर्ती भी नहीं है तो है अपरमेय होगी। बात समझ गए? और अगर कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर है, रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो उसका आप देखिए कि अगर पूर्ण वर्गमूल आ जाता है तो वो परमेय है, नहीं आता है तो वो अपरमेय है। ठीक है, जैसे अगर लिखा है अंडर रूट 3, आप देख रहे हैं इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं आ रहा है तो ये अपरमेय हो गई। अंडर रूट 2, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं आ रहा है तो ये अपरमेय हो गई। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। इसके बाद जो अंडर रूट 3 हमने बताया आपको, अंडर रूट 2 बताया, अंडर रूट 6, ये सब क्या है? पाई, ये सब क्या है? ये अपरमेय संख्याएं हैं, अपरमेय। ठीक है, ये बच्चों पाई अपरमेय क्यों है? पाई अपरमेय क्यों है? और एक डाउट आपके मन में और चल रहा होगा कि ये अपरमेय संख्याएं हैं, लेकिन आपने तो बताया कि अगर अंश और हर के रूप में हम संख्याओं को लिख सकें तो वो परमेय है। तो इसको भी अंडर रूट 3 को बटे में 1 लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आखिर ये अपरमेय कैसे है? तो बच्चों एक चीज हमने अभी आपको बताई कि अंश और हर, इनमें से ये देखा जाएगा ये पूर्णांक होने चाहिए, और जब पूर्णांक होते हैं तभी वो परमेय होते हैं, और अगर इनमें से कोई एक पूर्णांक नहीं है तो वो अपरमेय होगा। ठीक है,
तो आप ये देखो √3 ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, और इसीलिए प्यारे बच्चों ये क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन जो पाई है, पाई ये अपरिमेय कैसे है प्यारे बच्चों? जो पाई का मान होता है वो कितना होता है, कितना होता है? 3.1415 ये इसी तरीके से बच्चे चला जाता है, आगे बढ़ता रहता है, मतलब ये अशांत है। कैसा है प्यारे बच्चों? अशांत है, अशांत, अशांत दशमलव। और क्या है? अशांत तो है ही, और अनावर्ती है, अनावर्ती है, मतलब आवर्ती भी नहीं है, ये अंक बदलते रहते हैं, अर्थात इसे आप P/Q अर्थात अंश और हर के रूप में इसको बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है, और इसीलिए प्यारे बच्चों पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन गणना करने की दृष्टि से, गणना को आसान करने के लिए इसका जो मान है, इसका जो मान है वो 22/7 लिया गया है। कितना लिया गया? 22/7, और इसीलिए चूंकि 22/7 तो परमेय संख्या है, परमेय संख्या, तो इसीलिए कहा जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि उसका मान एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो ये आपकी हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो चीज़ समझ में नहीं आई है एक बार फिर से आप पुनः वीडियो देख लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं? प्रश्न बच्चों किस तरीके से पूछे जाते हैं? अपरिमेय संख्या से। देखिए अपरिमेय संख्या, सबसे पहले कुछ संख्याएं आपको दे दी जाएंगी, जैसे √7, √4, √9, √16, और आपसे कहा जाएगा इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा कि कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इनमें से अपरिमेय संख्या को छांटिए। ठीक, तो आप देखिए जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होगा वो अपरिमेय होगी, तो √7 का जो वर्गमूल आएगा वो पूर्ण संख्या नहीं आएगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? √7। बाद बाकी √4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये परमेय हो गई और ये अपरिमेय हो गई। ठीक, या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो इसके लिए आप सिंपल सा सूत्र लगाइए, 2 और 3 का गुणा कर दीजिए बराबर √6। अंडर में दोनों संख्याओं को के गुणनफल को लिख दीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा। इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आज आप लोगों ने संख्याओं के कुछ प्रकारों के अंतर्गत आपने स्थानीय मान, जातीय मान को देखा, आपने परमेय अपरिमेय संख्याओं को देखा, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।